हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का एक बार फिर से। हम कंफ्यूजिंग वर्ब्स को कवर कर रहे हैं। पहली क्लास के एंड में हमने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स को कवर किया था, सेकंड क्लास टोटली हमने इनके ऊपर की थी, और थर्ड क्लास में आज हम जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ब्स बचे हुए हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरीके से आने वाले टाइम में क्वेश्चन सेट किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को हम कवर करते चल रहे हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला पेयर हमारे सामने लिखा है बियर एंड बियर। अगेन कंफ्यूजन यहीं पर है कि दो एक जैसे दिखने वाले वर्ब्स हैं जिनका स्पेलिंग सेम है, लेकिन जैसे इनका मीनिंग चेंज होगा वैसे इनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा, उनका पैटर्न बदल जाएगा, उनका स्पेलिंग बदल जाएगा, और यही बात हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पहला वाला जो बियर लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है बच्चा जन्म लेना, जिसका सेकंड फॉर्म है बेयर। स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे, BARE की हम बात कर रहे हैं। और थर्ड फॉर्म है इसका बोन, इसकी भी स्पेलिंग को ध्यान में रखेंगे, BORN। ये कहां से निकल के आया है? बियर, उस बियर से जिसका मीनिंग है जन्म लेना। लेकिन ये दूसरा वाला जो बियर लिखा है इसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट। अक्सर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है या ठंड बहुत ज्यादा है, आई कांट बियर इट। आई कांट बियर इट का मतलब क्या है? वहां जन्म लेने की तो बात नहीं हो रही है ना, वहां बात हो रही है सहने की, टॉलरेट करने की। और उसका मीनिंग, उसका सेकंड फॉर्म होता है, जब इसका मीनिंग टॉलरेट होता है तब इसका सेकंड फॉर्म होता है बोर, एंड थर्ड फॉर्म होता है BORNE, बॉर्न। स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। जब BORN की हम बात करेंगे तो जन्म लेने वाले बियर का थर्ड फॉर्म होगा, जब हम ई वाले की बात करेंगे तो ये टॉलरेट करने वाले बियर का थर्ड फॉर्म होगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब क्वेश्चन इससे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, हमें किस तरीके से फंसा सकता है एग्जामिनर, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। खासकर बैंकिंग वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान देना इस बात पे। एक फ्रेज है बोर्न आउट, जो सही फ्रेज है BORNE, मतलब ये वाला बियर की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके सेकंड फॉर्म से बनाऊंगा तो क्या बनेगा? बोर आउट। इसका फर्स्ट फॉर्म से अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चा? बियर आउट। तो ये बियर कौन सा मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे टॉलरेट करने वाला बियर है, और जिसका मीनिंग होता है इस फ्रेज का कंफर्म करना। जैसे एक सेंटेंस लिखा है हमारे सामने, एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा है, थ्योरी बोर्न आउट बाय डेटा। एक ऐसी थ्योरी जो डेटा के द्वारा कंफर्म की गई है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इस बोर्न में से ई को हटा लूं तो एरर बन जाएगा। यहाँ ई जरूरी है क्योंकि मैं बात कर रहा हूं टॉलरेट करने वाले बियर के थर्ड फॉर्म बोर्न की, उसमें ई लिखा होता है। तो याद रखेंगे बच्चे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं लिखकर बोर्न आउट तो ये एरर बनता है, ये ठीक फ्रेज नहीं है। सही फ्रेज है BORNEOUT। बात क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, द न्यूली डिस्कवर्ड पेपर्स बोर आउट द रूमर्स अबाउट द प्रेसिडेंट्स पर्सनल लाइफ। सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ रही है सारी बातें कि जो नए डिस्कवर्ड पेपर्स हैं उन्होंने कंफर्म किया है रूमर्स को प्रेसिडेंट की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो कंफर्म करने की हमने यहाँ बात की है, जो कि एक फ्रेज है, और फ्रेज में बोर आउट ही होगा क्योंकि बियर टॉलरेट करने वाले की हम बात कर रहे हैं जिसका सेकंड फॉर्म बोर होता है। कल को इसकी जगह अगर आपके सामने लिख कर दे दिया जाता है बेयर आउट तो यहां पर एरर बनेगा। क्यों? क्योंकि बेयर तो निकल के आता है जन्म लेने वाले बियर से, जबकि हमें चाहिए टॉलरेट वाला बियर, तो उसकी सेकंड फॉर्म बोर होती है। अपनी जगह ठीक लिखा है, ये एरर बनेगा। एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा है, छाया हैड बोर्न अ सन। एक और सेंटेंस लिखा है, द बॉय वॉज बोर्न अंडर अ बैड साइन एंड सॉड अननेचुरल एबिलिटीज एंड अन अदरवर्ल्डली टेम्पर फ्रॉम एन अर्ली एज। बात समझ में आ रही है आपको सेंटेंस पढ़ते ही कि यहाँ जन्म लेने की बात हो रही है कि एक लड़के ने जन्म लिया था, तो जन्म लिया था तो फिर थर्ड फॉर्म ये BORN होनी चाहिए। वो उसके साथ या तो ING फॉर्म आ सकता है या फिर थर्ड फॉर्म आ सकता है, और थर्ड फॉर्म आने से बनता है ये पैसिव फॉर्म। एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आई बेयर एवरीथिंग इन दैट सिचुएशन बट इट मेड मी मोर स्ट्रॉन्ग। अब सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में दो बातें निकल के आ सकती हैं यहाँ से, क्योंकि बेयर की जगह बोर भी हो सकता है और बेयर खुद भी हो सकता है। अगर बेयर होगा तो जन्म लेने की बात हुई होगी कि मैंने सब कुछ को जन्म दिया था या लिया था। सहने की बात होगी तो ये होगा कि मैंने सब कुछ सहा था। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ सहने वाली बात होगी। और जब भी बेटा सहने वाली बात होगी तो हमें किसका यूज करना है? सेकंड फॉर्म में बोर का यूज करना है। तो यहाँ बेयर की जगह क्या होगा? BORE, सॉरी फॉर दैट, BORE। ठीक है, अगला पेयर आपके सामने लिखा है, सिले, सिलू एंड फिर से सिले।
पहले मैं नाउन के बारे में बता देता हूँ। स्लो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन स्लो एज अ नाउन भी यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है लार्ज नंबर। जैसे एक एक्सप्रेशन लिखा है हमारे सामने, अ स्लो ऑफ जर्नलिस्ट, मतलब जर्नलिस्ट का एक लार्ज नंबर, बहुत सारे जर्नलिस्ट। तो ये तो हुई नाउन की बात। अब हम बात करते हैं वर्ब की। जब हम बात करेंगे SLAY, स्ले का मतलब होता है किसी की गला रेत कर हत्या कर देना, बुरी तरह से किसी की हत्या कर देना, इज कॉल्ड स्ले, जिसका सेकंड फॉर्म है स्लो SLEW एंड थर्ड फॉर्म है स्लेन SLAIN। किसका थर्ड फॉर्म है? स्ले का, जिसका मीनिंग क्या है? गला रेत कर हत्या कर देना। एक और स्ले ही लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग है बहुत प्रभावित करना। तो इसका मीनिंग तो हुआ हत्या करना, गला रेत कर हत्या करना, बहुत बुरी हालत में हत्या करना, और इसका मीनिंग हुआ प्रभावित करना, इम्प्रेस करना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत प्रभावित करना, जिसका सेकंड फॉर्म स्लेड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो स्लेड। तो अगर स्ले का कहीं स्लेड लिखा हुआ है सेकंड या थर्ड फॉर्म, तो हम समझ जाएंगे यहाँ प्रभावित करने वाले की बात हुई है, इम्प्रेस करने वाले की बात हुई है, इम्पैक्ट डालने वाले की बात हुई है। जहाँ सेकंड फॉर्म स्लो लिखा होगा या थर्ड फॉर्म स्लेन लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे यहाँ हत्या करने वाले की बात हुई है। पॉइंट क्लियर है? एक बचता है वर्ब हमारे पास स्लो। कंफ्यूजन यही है कि इसका सेकंड फॉर्म स्लो है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही अपने आप में स्लो है, जिसका मीनिंग होता है एक सडनली वायलेंट टर्न लेना। जैसे कोई बाइक जा रही है, उसने अचानक से ऐसा टर्न लिया जिससे किसी को खतरा हो सकता था या चोट लग गई किसी को या लग सकती थी, उसे हम बोलते हैं स्लो, जिसकी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म स्लोड एंड स्लोड होती है। बात क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल से सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं हम। पहला सेंटेंस लिखा है द मोटर बाइक स्लो टू द राइट यस्टरडे। अब ये स्लो लिखा है। अब स्लो दो जगह होता है, एक तो यहाँ स्ले जहाँ गला रेत कर हत्या करने की बात है उसका सेकंड फॉर्म है, या फिर स्लो ये वाला होता है जहाँ टर्न की हम बात कर रहे हैं, सडनली टर्न, वायलेंट टर्न की हम बात कर रहे हैं। तो जो मोटर बाइक है वो टर्न ही लेगी, वो गला रेत कर हत्या तो नहीं करेगी। और यस्टरडे की बात हुई तो पास्ट होगा, और अगर ये पास्ट होगा तो फिर स्लो नहीं होना चाहिए, यहाँ स्लोड होना चाहिए। बाइक ने टर्न लिया था। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा है दे स्लू हर इन 1907। उन्होंने उसे मार दिया था, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, और सेकंड फॉर्म गला रेत कर हत्या करने की स्लू ही होती है। इसका मतलब अपनी जगह सेंटेंस ठीक लिखा है। अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है दे स्लेड द पर्सन हु वाज अटेंडिंग सेमिनार। एक ऐसा पर्सन जो सेमिनार को अटेंड कर रहा था, उन्होंने उसे बहुत प्रभावित किया। सेकंड फॉर्म है, प्रभावित करने से मतलब निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही लिखा है। कल को अगर यहाँ स्लो लिखा जाता, कल को आपके सामने या अगले सेंटेंस में स्लो देखने को मिल जाए, तो ये बात पता लग रही है कि सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि आगे वॉज लिखा है। और पास्ट कहाँ से निकल के आया? ये स्लो, स्ले से। तो इसका मतलब अब ये हो गया कि उन्होंने गला रेत कर उस पर्सन की हत्या की जो सेमिनार को अटेंड कर रहा था। तो अब इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग अब चेंज हो गया। गला रेत कर हत्या की उन्होंने, लेकिन जब यहाँ स्लेड लिखा था तो इस प्रभावित करने वाले की सेकंड फॉर्म लिखी थी। इसका मतलब था उन्होंने उसे बहुत प्रभावित किया जो पर्सन सेमिनार को अटेंड कर रहा था। तो कैसे ये वर्ब का फॉर्म चेंज होकर कैसे रंग बदल सकता है वो आपके सामने है, कैसे आपको परेशान कर सकता है। अगला पेयर आपके सामने लिखा है, बहुत इजी है। बिड, बिड, बिड। बिड एक एज अ नाउन भी यूज किया जाता है, जिसे हम बोली कहते हैं, किसी चीज की बोली लगाना। बोली लगाना अगर वर्ब है तो बिड हो जाएगा वर्ब, और बोली की हम बात करेंगे तो वो नाउन की तरह यूज होगा। एक और बिड होता है जिसका मीनिंग होता है टू अलाउ, टू अलाउ, किसी भी चीज को अलाउ करना, आज्ञा देना, किसी चीज की परमिशन देना, इज कॉल्ड ऑल्सो बिड। तो बिड के दो मतलब हो गए, एक तो बोली लगाना, इसका मतलब है बोली लगाना, लिखने की खास नीड नहीं है, सबको पता है। और इस बिड का मतलब है आज्ञा देना, परमिशन देना, अलाउ करना, ठीक है, जिसका सेकंड फॉर्म होता है बेड एंड थर्ड फॉर्म होता है बिडन। लेकिन जब बोली लगाने की बात करते हैं तो उसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन तैयार हो सकता है? एक सेंटेंस लिखा है राम बेड ऑल पीपल टू बिकम गुड टीचर्स। राम ने अलाउ किया, परमिशन दी सभी लोगों को एक अच्छा टीचर बनने की। तो यहाँ बेड लिखा है, यहाँ से सेकंड फॉर्म निकल के आई है, अपनी जगह सेंटेंस ठीक लिखा है। सी वॉज बिडन टू बाय अ न्यू कार। उसे नई कार लेने के लिए परमिट किया गया, अलाउ किया गया, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, अपनी जगह ठीक लिखा है। कल को यहाँ सी वॉज बिड कर दे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा उसकी बोली लगाई गई थी नई कार खरीदने के लिए, जो कि सेंटेंस का सेंस पूरी तरह से खराब बन जाता है, एक अलग ही किस्म का सेंटेंस बन जाता है। अगला पेयर हमारे सामने लिखा है रेंट एंड रेंट। रेंट का मतलब आप सभी को पता है, किराए पर देना। ये नाउन की तरह भी यूज करते हैं हम, रेंट मतलब किराया, और रेंट वर्ब की तरह हम यूज करेंगे तो रेंट मतलब किराए पर देना या लेना हम बात कर सकते हैं, जिसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म
सेम होता है रेंटेड, रेंटेड। जब हम रेंट की बात करते हैं, REND, रेंट की हम बच्चा बात करते हैं, जिसका सेकंड फॉर्म रेंट होता है और थर्ड फॉर्म भी रेंट होता है। इसका मीनिंग होता है बच्चे फाड़ देना, चीर कर फाड़ देना या ट्विस्ट करके फाड़ देना किसी भी तरीके से बुरी हालत में। जैसे नोटबुक को एक छोटा बच्चा करता है, ट्विस्ट करता है जहां तहां से और बाद में उसे फाड़ देता है, उसी को हम बोलते हैं रेंट। सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, वी रेंटेड आवर अपार्टमेंट टू रिलेटिव्स व्हाइल वी वर अब्रॉड। तो हमने अपार्टमेंट को रेंट किया था, किराए पर दिया था, तो इसका सेकंड फॉर्म आएगा जो अपनी जगह ठीक लिखा है। अगर यहाँ रेंट ये वाला लिख देते हैं तो फिर एरर बन जाएगा। द कर्टेन वॉज रेंटेड। अब इस सेंटेंस से आपको, इन तीनों सेंटेंस से इन दोनों का पता लगेगा कि किस तरीके से इन दोनों में फर्क पैदा हो सकता है एग्जामिनेशन में। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है बच्चा, द कर्टेन वॉज रेंटेड। अब इस रेंटेड का मतलब आपको समझ में आ रहा है, थर्ड फॉर्म यूज हुई होगी, वॉज के साथ लिखा है, सेंटेंस पैसिव में बनेगा, क्योंकि वॉज के साथ या तो ING आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगा। ING आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस बनेगा, और अगर थर्ड फॉर्म आएगा तो वो पैसिव वॉइस बनेगा। तो यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा है रेंटेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो कर्टेन है उसे रेंट पर दिया गया या रेंट पर लिया गया, यही मीनिंग है। पास्ट की बात हो रही है, लिया गया था होगा। आगे जो सेंटेंस लिखा है, द कर्टेन वॉज रेंट। अब कुछ बच्चे देखते हैं कि वॉज के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव फॉर्म में, रेंट तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। जबकि ऐसा नहीं है, सेंटेंस अपनी जगह ठीक लिखा है। सेंटेंस क्यों ठीक लिखा है इस बात को समझो। रेंट यहां भी तो लिखा है जो थर्ड फॉर्म होती है रेंट की। सेंटेंस ये भी तो हो सकता है कि कर्टेन को फाड़ा गया था, बात समझ में आ रही है। तो ये भी तो थर्ड फॉर्म है, मतलब अपनी जगह सेंटेंस सही है, लेकिन मीनिंग बदल गया है इसका। बात समझ में आ रही है। और अगर एक और ऐसा सेंटेंस मैं ये लिख दूं, द कर्टेन वॉज रेंटेड, सॉरी यहाँ फ्रॉम रह गया लिखने से, द कर्टेन वॉज रेंटेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो कर्टेन है उससे फाड़ा गया है नीचे से ऊपर की तरफ या नीचे से ऊपर तक, ये कहना चाहता है सेंटेंस। अब किराए पे अगर हम देने की बात कर रहे हैं, लेने की बात कर रहे हैं, तो कर्टेन को नीचे से ऊपर तक लिया गया है, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है ना। ये बनता है कि हाँ नीचे से ऊपर तक फाड़ा गया है इसे। और अगर हम फाड़ने की बात कर रहे हैं तो फिर ये रेंट होगा, और रेंट की थर्ड फॉर्म अगर आएगी तो यहां फिर रेंटेड की जगह अब रेंट होगा। और अगर आपके सामने ये सेंटेंस नया आए, आपने इन चीजों को नहीं पढ़ा हो कि द कर्टेन वॉज रेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आप कहोगे वॉज के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी, रेंट आ ही नहीं सकता, रेंट की थर्ड फॉर्म रेंटेड आएगी। अब रेंटेड लगाओगे और निकल जाओगे, और यहीं पे आपका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए है आपको इन सारी चीजों को पढ़ने की नीड। शुरू तो मैं वहां से भी कर सकता था कि हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब में, उसके बाद मेन वर्ब होती है, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और उसके बाद नॉन फाइनाइट पर ले जा सकता था। वो सारी चीज़ें आगे चल के कवर करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे कोई नहीं पढ़ाने लग रहा है और किसी भी किताब में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। एक और सेंटेंस इधर लिखा हुआ है सी, उसके बाद कोमा लिखा है। सी मतलब देखो, ये इंपैरेटिव सेंटेंस का हिस्सा है। सी योर चाइल्ड इज रेंटिंग नोटबुक। आपका जो बच्चा है वो नोटबुक को किराए पर दे रहा है या फिर उसे फाड़ रहा है। सेंटेंस दोनों तरीके से बन सकते हैं, लेकिन जो सही, ज़्यादा सही सेंटेंस है वो ये है कि देखो आपका बच्चा नोटबुक को फाड़ रहा है। इस सेंस में सेंटेंस को किया गया है। लेकिन आप तर्क ये भी दे सकते हो सकता है उसका बच्चा रेंट पर देता हो नोटबुक को, तो बात वो भी हो सकती है। अगर ये रेंट पर देता है तो रेंटिंग अपनी जगह ठीक लिखा है, और अगर हम फाड़ने वाली बात कर रहे हैं तो फिर इस रेंटिंग की जगह रेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है नोटबुक वॉज रेंट बाय हर चाइल्ड यस्टरडे। अब देखो दोनों तरीके से सेंटेंस बन सकता है कि जो नोटबुक है वो रेंट पर दी गई थी या रेंट पर ली गई थी उसके बच्चे के द्वारा कल, ये भी बात हो सकती है, या ये भी हो सकती है कि नोटबुक फाड़ी गई थी उसके बच्चे के द्वारा। तो अगर यहाँ बात रेंट पर देने की हुई है तो यहाँ रेंटेड हो जाएगा, फाड़ने की बात हुई है तो रेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप क्लियर कर चुके होंगे। आगे लिखा है हमारे सामने नेक्स्ट पेयर, रिंग, रैंग, रंग। रिंग मतलब सबको पता है बजाना होता है, जिसका सेकंड फॉर्म रैंग होता है और थर्ड फॉर्म रंग होता है। कहीं अगर हमें हैज़ या हैड के साथ, हैव के साथ कुछ लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रैंग या फिर रंग। तो आप कहोगे रंग लिखेंगे क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। बेसिक सी बात है, ये सबको पता है, इसलिए मैंने खास इस पर एग्जाम्पल्स नहीं लिख कर दिए हैं आपको। आगे एक वर्ब होता है रिंग, जिसका थर्ड फॉर्म होता है रंग, एंड सेकंड फॉर्म भी रंग होता है और थर्ड फॉर्म भी रंग होता है। फर्क बस इतना है, यहाँ
RING था, यहाँ W और लग गया, यहाँ रैंग में भी W शुरू में लग गया, यहाँ रंग में भी W शुरू में लग गया, जिसका मीनिंग होता है कपड़े को निचोड़ना। मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेना, कपड़े निचोड़ना। सभी ने ये काम किया होगा, कपड़े निचोड़ना, उसी को हम बोलते हैं WRING, रिंग, जिसका सेकंड फॉर्म रंग होता है और थर्ड फॉर्म भी रंग होता है। बड़ा कंफ्यूजन है यार। रिंग WRING, रिंग मतलब कपड़े निचोड़ना होता है, जिसका सेकंड फॉर्म WRUNG, रंग होता है, और थर्ड फॉर्म भी रंग होता है। तो याद रखेंगे, वहाँ रिंग, रैंग और रंग होता है, यहाँ रैंग नहीं होता है, WRANG नहीं होता है यार यहाँ, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे पेयर लिखा है सी, सौ, सीन। सी सबको पता है, देखना, जिसका सेकंड फॉर्म सौ होता है, थर्ड फॉर्म सीन होता है। एक और इसके साथ कंफ्यूज करने वाला वर्ब होता है सौ, SAW। यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसका मतलब होता है लकड़ी को, किसी लकड़ी को, वुड को फाड़ना, चीरना। किसी लकड़ी को फाड़ना या चीरना इज कॉल्ड सौ। सो एक वर्ब है। और मैंने आपको जब स्टार्ट की थी क्लास तो कुछ वर्ब ऐसे पढ़ाए थे जिनका एडजेक्टिव अलग होता है, वहाँ ये भी बताया था SAW एक नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है आरी। आरी मतलब जो लकड़ी को चीरती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एज अ नाउन आरी होगा, एज अ वर्ब लकड़ी को फाड़ना या चीरना होगा। जब सेकंड फॉर्म की हम बात करेंगे तो ये सी का सेकंड फॉर्म होगा, जिसका मतलब देखना होता है। इसका सेकंड फॉर्म सॉड होगा, थर्ड फॉर्म भी सॉड होगा, लेकिन इसका एडजेक्टिव सॉन होता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। एक सेंटेंस है, बड़ा ही बेहतरीन सेंटेंस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस, खूबसूरत सा सेंटेंस, आई सो अ सो विच कुड नॉट सो। अगेन पढ़ो इसे, आई सो अ सो विच कुड नॉट सो। अब इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं हम किस किस की बात कर रहे हैं। आई सो अ सो, इस सो का मतलब ये वर्ब है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है देखना। मैंने देखा, क्या देखा, अ सो। अब यहाँ अ लिखा है, और अ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है, तो ये नाउन है, और जब इसका मतलब नाउन होता है तो इसका मीनिंग होता है आरी। इसका मीनिंग होता है क्या, आरी। विच कुड नॉट सो, अब कुड एक मॉडल वर्ब है, जिसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा। भाई मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है। कैन के बाद हम क्या यूज करते हैं, गो या वेंट, गो। ऐसी कुड के बाद हम क्या यूज करते हैं, गो या वेंट, गो। तो हमें हमेशा मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, लकड़ी को चीरना या फाड़ना। तो यहाँ ये वाला वर्ब है, लकड़ी को चीरना या फाड़ना।